नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। आज आपको बताएंगे बलिया में पुलिस पर पत्थर किसने बरसाए, तो जौनपुर में क्यों बवाल हुआ, कानपुर में सड़क पर लड़कियों में क्यों हुई महाभारत। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए आप हो जाएं बिल्कुल तैयार नए अंदाज में। बलिया में युवक की पिटाई के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया। ईंट और पत्थर उठाकर पुलिस की ओर फेंके गए। साथ ही भीड़ ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की। मामला रसड़ा थाने के दक्षिणी पुलिस चौकी का है, जहां पुलिस चौकी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली गई, जिसका आरोप चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह पर लगा। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। अराजक तत्वों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जिन पुलिस कर्मियों का दोष है, जैसे चौकी इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाएगा। वहीं इस मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए दक्षिणी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल राज बली को सस्पेंड कर दिया है। जौनपुर के सुजानगंज में मूर्ति तोड़े जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। गांव के ही रामशीष के नाम पर उक्त जमीन पट्टे की बात को लेकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। विपक्ष गांव के लोग उक्त जमीन पर 2 दिन पहले मूर्ति रख गए थे, जिसे रामाशीष ने रात में हटवा दिया। इसी सूचना से नाराज होकर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और जमकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और कल और आज की रात में ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस मूर्ति को जो पट्टेदार हैं उस मूर्ति को उन्होंने वहाँ से तोड़ के गायब कर दिया है। इन्होंने तहरीर दी है, तहरीर के हिसाब से एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो इन्होंने नामजद तहरीर दी है तो उसमें जो जिसके खिलाफ मुख्य आरोपी जो है उनको गिरफ्तार करके थाने पर रखा गया है। मछली शहर बदलापुर सर्किल के पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कानपुर में 2 युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर दोनों लड़कियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी और फिर मारपीट शुरू कर दी। मामला पनकी थाना इलाके के शताब्दी नगर का है। लड़कियों की लड़ाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को थाने ले गई। लड़कियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर बुलंदशहर में बाइक भिड़ने को लेकर दबंग ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर डाली। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मारपीट कर रहे युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां एक गाड़ी को बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे दबंग का गुस्सा भड़क उठा और उसने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिए। वहीं बाराबंकी के असनंदरा थाना इलाके के देवीगंज चौराहे में भी जमकर बवाल हुआ। यहाँ पर दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर लाठी डंडे बरसा डाले। दबंग लाठी डंडे से शख्स को पीटते रहे, लेकिन लोगों की भीड़ केवल तमाशबीन बनी रही। उधर मारपीट की घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण यानी एडीए में तैनात एक जूनियर इंजीनियर का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में जेई दूधनाथ वर्मा अपने दफ्तर में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जेई को पैसे दे रहा है वो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी का ड्राइवर है। वीडियो वायरल होने के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने अपने ड्राइवर और जेई को पद से हटा दिया और दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए टीम बना दी। टीम रिश्वत लेने वाले वीडियो की जांच के बाद 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। जो प्रकरण है ये हमें हमारी संज्ञान में रात में आया था, तो इसमें मैंने ओएसडी जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको जांच अधिकारी बना दिया हूँ। 1 सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगा हूँ और जो संबंधित हमारे अवर अभियंता से संपूर्ण काम हटा लिया गया है, कार्य से विरत कर दिया गया है और ड्राइवर को हटा करके कार्यालय अटैच कर दिया गया। स्कूल में हुक्का बार सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। बुलंदशहर में एक सरकारी स्कूल में कुछ लोगों ने हुक्का पीते वीडियो वायरल होने पर हंगामा मचकारी स्कूल की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गाने बजाकर महफिल सजा रहे हैं और धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।
और स्कूल के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल उठाए। इसके बाद DIOS ने जांच कराने की बात कही है और प्रिंसिपल से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। तुषार तिवारी, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। बागपत में ऑनलाइन क्लास के लिए हाई स्कूल के छात्रों के बनाए गए ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट करने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल पहुंचे और खूब हंगामा किया। मामला बड़ौद के लॉर्ड महावीर स्कूल का है। व्हाट्सएप क्लास चल रही थी इसमें और व्हाट्सएप क्लास में जो है ग्रुप में किसी ने लड़कों ने अश्लील फोटो भेज दी। अब हम शिकायत लेकर स्कूल में आए। अश्लील वीडियो जुड़ के एक फेक ग्रुप बना के एक सर की DP लगा के। शुरू में स्कूल प्रशासन मामला दबाने में जुटा रहा, लेकिन अभिभावकों के गुस्से को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। साइबर सेल की टीम है, थाना बड़ौद की टीम है, उसको लगाया गया है। शीघ्र ही जिसने बनाया होगा, ये ग्रुप जिसने बनाया होगा, जिसने शेयर किया होगा, उसे गिरफ्तारी कर आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बहराइच में ग्राम प्रधान पर गांव के ही एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिस युवक को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है, उसका नाम भुलई है। आरोप है कि पिपरिया गांव के रहने वाले भुलई ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रधान गिरधारी लाल को 10,000 रुपए की रिश्वत दी थी, लेकिन उसे आवास योजना में घर नहीं मिला। भुलई ने जब प्रधान से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने गाँव वालों के सामने ही उसे पेड़ से बांधकर पिटाई करवा दी। 10,000 रुपये आवास बारे में है गिरधारी प्रधान का पिपरिया में दिया। हम मांगे गए 5-4 साल होगी तक मांगे गए तो हमका पकड़ के मारे ग्राउंड बांध दिए। सूचना देने गौवा के तो पुलिस आवा तो पुलिस वहाँ रुपया पैसा ले ले तो वो हमका गरियान मारे। सारे कागज पर यहाँ मुठा जबरदस्ती लगवा दी पुलिस वाले और प्रधान दबौड़ी रही का पुलिस वाले। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जबरन सुलहनामे पर अंगूठा भी लगवा लिया है। फिलहाल पीड़ित भुलई ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे उत्तर भारत की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। कई घाट नदी में समा चुके हैं। आम दिनों में नदी का जो किनारा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलता था, वो अब करीब आ चुका है। जिन जगहों पर वाहन फर्राटा भरते थे, वहां आज नावें चल रही हैं। संगम किनारे की अस्थायी दुकानें और झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। गनीमत है कि अभी तक पानी आबादी वाले इलाकों तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उन्हें जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि प्रयागराज के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नदी का स्तर और बढ़े, और इसके पीछे की वजह एक पुरानी मान्यता है, जिसके मुताबिक गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने हर साल आती हैं और फिर लौट जाती हैं। जितने दिन मंदिर में पानी रहता है, उतने दिन मंदिर बंद रहता है। उत्तर प्रदेश के 430 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 178 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी फ्लड बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी उतर चुका है। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन के जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वो पूर्व की भांति ही निरंतर 24 घंटा खुलेंगे और 24 घंटा काम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है। दरअसल पहाड़ों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां घाघरा, राप्ती, शारदा और गंडक उफान पर हैं। आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से लोग मुश्किल में हैं। वाराणसी में तो गंगा का पानी घाटों तक कब्जा जमा चुका है। घाट, गलियां और मंदिर सब डूब गए हैं। इसकी वजह से अब घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार गलियों में करने पड़ रहे हैं। 100 जलाने के लिए बाढ़ आ गई है तो वही गली में जल रहा है, और सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बना सकते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म डूब गया है क्या? पूरी डूब गई है घाट एकदम। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से गंगा वार्निंग लेवल से करीब 1.5 मीटर ही नीचे है। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बाद उसके गुर्गों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बाहुबली मुख्तार के सहयोगी और अवैध वसूली गैंग के सरगना सुरेश सिंह की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। जिले में इस तरह से ये सुरेश सिंह, जो कि इन अवैध वसूली गैंग के सदस्य थे, इन पे एक प्रभावी कार्रवाई की मऊ पुलिस द्वारा की गई है और इनकी सारी गाड़ियां, जो शेष गाड़ियां और है 28 गाड़ियों का सीजर
जिलाधिकारी मऊ के यहाँ से प्राप्त हुआ था। पुलिस ने माफिया सुरेश सिंह की 9 गाड़ियां जब्त की हैं, जिसमें बस, कार और मोटरसाइकिल भी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब वसूली गैंग के दूसरे सदस्यों पर भी कार्रवाई करने जा रही है। यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। यूपी में अपराधियों पर योगी सरकार का चाबुक जारी है। अपराध से अर्जित संपत्तियां कुर्की जा रही हैं। इस फहरिस्त में नया नाम कमलेश पाठक का जुड़ गया है। औरैया में समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक और उनके 2 भाइयों की 50 करोड़ की ज्यादा संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए औरैया, कानपुर नगर और कानपुर देहात में सभी संपत्ति को चिन्हित करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मार्च में हुई घटना, जिसमें अधिवक्ता और उसकी बहन का डबल मर्डर हुआ था और तत्कालीन एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई वो परिजन जेल गए थे। उसी में गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई है और संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गई है। अभी तक की जितनी संपत्तियां हम तस्दीक कर पाए हैं इस गैंग की, वो 50 करोड़ से ज्यादा की है। कमलेश पाठक और उनके दोनों भाई 16 मार्च को हुए वकील और चचेरी बहन की डबल मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। जमीन विवाद को लेकर नारायणपुर में इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था। देवरिया के मझौलीराज नगर पंचायत में 70 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। आरोप पंचायत चेयरमैन और अधिशांसी अधिकारी पर हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन में की है। लोगों का आरोप है कि पालिका चेयरमैन और ईओ ने चहेतों को ठेका दे दिया, जिन्होंने काम के नाम पर महज खानापूर्ति की। तमाम जगह बिना काम का बिल वाउचर लगा कर पेमेंट कराए हैं लोग। तमाम रोडें हैं। शिकायत पर डीएम ने जांच बिठाई, जिसमें सड़क निर्माण और बिजली के काम में सरकारी पैसे की बंदरबाट का खुलासा हुआ। अब मामले को लोकायुक्त को भेजा गया है। मझौलीराज की जांच हुई है और उसमें कई तरह की कमियां पाई गई थी और उसमें 70 लाख की गड़बड़ी की जो है लिखा पढ़ी में जो हम लोगों को मिला, ऑडिट भी कराया गया। उसके बाद लोकायुक्त, माननीय लोकायुक्त उत्तर प्रदेश को, चूँकि जांच वहीं से प्रस्तावित थी, तो हम लोगों ने उसको करके भेज दिया। यूपी में गुरुवार का दिन सड़क हादसों से भरा रहा। रफ्तार ने कई लोगों की जान ले ली। बस्ती के हरैया थाना इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद डाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और इस पूरे हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी है। ये मजदूर पैदल ही काम से वापस लौट रहे थे। बाकी 5 लोग हाईवे पे पैदल आ रहे थे, तब तक पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद हुआ, जिससे बस डिवाइडर से टकराई और बस का टायर फट गया। हादसे के बाद मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं लखनऊ ग्रामीण में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इंटौजा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मछली शहर रायबरेली हाईवे पर एक स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई, जिसमें कार चालक समेत 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसा जवनसापुर गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर शराब के नशे में था। कार सवार लोग प्रतापगढ़ से वापस लौट रहे थे। वहीं शाजापुर में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद डाला, जिसमें मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसा फर्रुखाबाद बदायूं हाईवे पर हुआ। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फर्रुखाबाद में ट्रक और डंपर में भी आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर बेहद जोरदार थी, जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। टक्कर से डंपर के परखच्चे उड़ गए। हादसा कायमगंज बाईपास पर जसमई के पास हुआ। नोएडा के सेक्टर 62 में एक बीटेक के छात्र से कार लूटने का मामला सामने आया। घटना बुधवार रात की है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 62 के एक पार्क में बदमाशों ने कार सवार छात्र अक्षय कालरा को रोका, जिसके बाद छात्र ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके सिर पर तमंचे की बट से वार कर दिया। छात्र घायल होकर जमीन पर गिर गया और बदमाश उसकी कार लूटकर फरार हो गए। रात को गश्त कर रही पुलिस ने जब छात्र को जमीन पर पड़ा देखा तो उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। गाड़ी रोका गया और
इनको हेड इंजरी है। देख के ये लग रहा है कि कोई ना कोई किसी उद्देश्य से इनको मार रहा है और अभी ये क्लियर नहीं है कि विवेचना में क्लियर हो सकता है कि ये व्यक्तिगत रंजिश से मारा गया है या गाड़ी लूटने के उद्देश्य से मारा गया। अभी क्लियर नहीं है, विवेचना में पता चल जाएगी। घटना आपसी रंजिश के चलते हुई या फिर वाकई में लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 2 टीम बनाई है। इन्हीं नारों के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर कई गांवों के सैकड़ों किसान NH9 पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि NHAI ने काम शुरू कर दिया, जबकि मुआवजे की राशि किसानों को अब तक नहीं मिली है। किसानों के मुताबिक हर बार मीटिंग में प्रशासन पैसे देने की बात करता है, लेकिन दिया नहीं जाता। एक तरफ तो प्रशासन ये कहते हैं कि किसानों को उसकी जमीन का डबल मूलधन मिलेगा, ये सरकार कहती है। एक तरफ जमीन, किसानों की जमीन में भूमाफिया की तरह आप कब्जा कर रहे हो। किसानों के मुताबिक डीएम ने इन्हें भरोसा दे रखा था कि जब तक मुआवजा नहीं दे दिया जाता जमीन पर काम शुरू नहीं होगा, लेकिन डीएम अपने वादे से मुकर गए। जैसे ही किसानों को NHAI की ओर से काम शुरू होने की खबर मिली, किसान एकत्र हो गए। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझा बुझाकर वापस भेजा। हालांकि आक्रोशित किसान आर पार के मूड में हैं। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर्किल रेट में असमानता को लेकर किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उतर आई है, जिससे पूरा मामला अब सियासी हो गया है। दरअसल एयरपोर्ट के लिए जनोरा, नंदापुर, धर्मपुर गाँव की जमीनों का अधिग्रहण होना है, लेकिन धर्मपुर गाँव के किसान सर्किल रेट से नाराज हैं और जनोरा, नंदापुर गाँव के समान मुआवजे मांग रहे हैं। सरकार नहीं मानती तो हमारा धरना चलता रहेगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू किसानों से मिलने के लिए अयोध्या जा रहे थे, जिन्हें बाराबंकी में पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गाँव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं अयोध्या में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर पुलिस ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में आर्थिक तंगी के चलते एक दंपति ने फांसी लगा ली। दोनों ने एक ही साड़ी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मामला चकेरी थाना इलाके के ओमपुरवा का है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते राकेश की नौकरी छूट गई थी, जिससे दंपति परेशान थे और दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। अरे दादी, पापा मम्मी लटके हैं, तो हम भाग के आए, ऊपर गिरे ऊपर इंजीना में। हम ऊपर आए, देखा कि दोनों लटके, फिर जल्दी से चाकू से चादरा काटा, दोनों का पड़ावा। दंपति के सुसाइड करने के पीछे एक वजह स्कूल की फीस जमा नहीं करना भी माना जा रहा है, जिसे लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। पोस्टमार्टम हाउस में अभिभावकों ने नारेबाजी की और कोरोना काल के दौरान फीस माफी की मांग की। साथ ही स्कूल प्रशासन पर बेवजह अभिभावकों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। पेरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने के चलते दंपति ने खुदकुशी की है। सितंबर की शुरुआत में सब्जियां एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं मटर, गोभी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जी जो है महंगी हो गई है, कुछ बारिश की वजह से उधर त्योहार भी पड़ गया, माल की आमदनी कम होने की वजह से जो है सब्जियों के दाम जो है कुछ बढ़ गए। सब्जी महंगी होने से खरीदारों की जेब ढीली हो रही है, लेकिन स्वाद के आगे लोग जेब की परवाह नहीं कर रहे। नहीं, महंगे हुए 5-10 रुपए हर चीज में महंगा हुआ है। तो किस वजह से? हमें लग रहा है लॉकडाउन या मुहर्रम चल रहा था, इस वजह से। डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। दुकानदार से लेके जो खरीदार हैं उनका भी स्पष्ट है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़े हुए दामों से आम आदमी की पहुंच से हरी सब्जियां भी दूर होती जा रही है। गोरखपुर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कप्तान अब खुद सड़क पर उतर गए हैं। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने ट्रैक सूट पहनकर साइकिल से शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने साइकिल से नौकायन, पेडलेगंज और रामगढ़ताल पहुंचकर पुलिस की मुस्तैदी का निरीक्षण किया। टॉप 10 बदमाशों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल की। साथ ही वांछित लुटेरों और वाहन चोरों पर नकेल कसने की हिदायत दी।
इसकी विजिबिलिटी कैसी है। पैदल पेट्रोलिंग और बाइसिकल से पेट्रोलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि इसको देखने के बाद पुलिस के अलर्टनेस का पता लगता है। उसी आधार पर हम लोग पुलिस के अलर्टनेस को बनाए रखने के लिए एक अभियान जारी रखेंगे। एसएसपी की साइकिल से जायजा लेने पर पुलिस ऑफिसर्स को भी इस बात की भनक तक नहीं थी। जिले का पुलिस कप्तान सुरक्षा व्यवस्था की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करता हुआ देखा गया। दरअसल पिछले दिनों गोरखपुर में क्राइम की ताबड़तोड़ कई वारदातें सामने आई थी, जिसको लेकर सियासत भी हुई थी। ऐसे में सीएम योगी का गृह जनपद होने के चलते गोरखपुर की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने की एसएसपी ने कवायद की। कोरोना की वजह से मेट्रो रेल सेवा करीब 5.5 महीने बाद एक बार फिर शुरू होने वाली है। 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें एक बार फिर पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि मेट्रो को अभी पूरी तरह नहीं चलाया जाएगा, बल्कि 2 अलग-अलग शिफ्ट में मेट्रो ट्रेन चलेगी। 7 सितंबर से यहाँ जो एक लाइन है वो संचालित की जाएगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम में 5 बजे से 9 बजे के बीच में मेट्रो सेवाएं संचालित रहेंगी। तो आरोग्य सेतु ऐप का ग्रीन स्टेटस चेक करके और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही पैसेंजर्स को अंदर एंट्री अलाउ की जाएगी। मेट्रो यात्रियों के लिए स्टेशन पर खास तैयारियां भी की गई हैं। एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोरोना से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते बंद की गई नोएडा मेट्रो एक बार फिर से अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। 7 सितंबर से नोएडा मेट्रो शुरू हो जाएगी और तमाम जो यात्री हैं उनको अपनी सेवा शुरू कर देगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।